क्या है स्ट्रेटजी, तो देखो ये बेसिकली ये जो मैंने प्लान बनाया जब मैं तैयारी करता था, कैसे मैंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम्स, उसके बेसिस पे मैंने बनाया है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में, इसकी वैकेंसी के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न्स के बारे में, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें रेलवे एनटीपीसी में दो तरह की वैकेंसी आई है मेनली। एक तो आई है ग्रेजुएट लेवल वाली और दूसरी आई है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली। मतलब ग्रेजुएट वाली, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप उस वो वाली वैकेंसी आप फिल कर सकते हो। वो हमारी 8113 वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएट लेवल वाली है। अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली तो है हमारी वैकेंसी वो कम है, रादर देन 3445। अगर ओवरऑल देखें तो 11,000 प्लस वैकेंसी इस बार आई हैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में। अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल वाली की तो इस वैकेंसी में तो आपकी 8113 है। इसमें एज अगर आप देखोगे तो एज आपको 18 से लेकर और 36 प्लस, यानी अगर आप 18 साल से ज़्यादा और 36 ईयर से कम हो, प्लस में 33 ईयर और मिले हैं आपको बिकॉज अब जो कोविड-19 ये आया था उसकी वजह से। तो आप देखोगे अगर आप इस एरिया में इस एज में लाइक करते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अंडर ग्रेजुएट पोस्ट वाली की तो इसमें अगर देखा जाए एज है 18 से लेकर 33 ईयर्स तक, और इसमें प्लस 3 ईयर्स आपको मिले हैं जो कोविड-19 की वजह से जो डिले हुआ था उसकी वजह से। इसमें जो आपके एज काउंट होंगे वो काउंट होंगे कहाँ से, तो 1 जनवरी 2025 से काउंट होंगे। ये चीज़ आप ध्यान पर रखना। तो ये रही आपकी वैकेंसी टोटल जो रेलवे एनटीपीसी में आई है इस बार। अब अगर हम देखें तो इसमें अगर आप पोस्ट देखोगे तो जो ग्रेजुएट लेवल वाली जो पोस्ट होती है उनमें से आप देखोगे ये पोस्ट होती हैं। देखो ये वाली ये पोस्ट होती हैं। ये चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट होती है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट होती है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। इसमें देखोगे ये 7th लेवल पे के कमीशन के अनुसार देखोगे तो ये 6 लेवल वाली होती है, ये भी 6 वाली हो रही है, 5 वाली होती है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है इसको आप जो ओपनिंग है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की वो 14 सितंबर से स्टार्ट होगा और आपका चलेगा 13 अक्टूबर तक चलेगा। तो आपको इस बीच में आपको फॉर्म भर लेना। आप कोशिश करो कि आफ्टर स्टार्टिंग मतलब 14 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 5 दिन बाद स्टार्ट कर दो भरना, और 19 से भर लो। आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी भर सकते हो, एंड तक मत वेट करना क्योंकि एंड में ना सर्वर का इशू आता है। तो आप पहले इस फॉर्म को फिल कर देना। अगर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करें तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें अगर हम बात करें तो ये जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी, ये जो पोस्ट थी ये यहाँ पे देखो ये वाली, ये सारी पोस्ट हैं। उनमें जैसे कुछ मेडिकल कंडीशन भी हैं उनको भी आपको फुलफिल करना है। जैसे अगर बात करूं मैं ये स्टेशन मास्टर के लिए तो ये है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2, देखो यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे दिया ना, ये मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये स्टेशन मास्टर का A2 का है। वैसे ही गुड्स ट्रेन मैनेजर का भी A2 का है। ये A2 वाले में ना थोड़ा स्ट्रिक्ट मेडिकल होता है तो इसको आप एक बार ग्रो थ्रू कर लेना। इसमें आप देखोगे ना A2 वाले में फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट में, तो ये थोड़ा सा है। आप ये जो आपको देखना है कि 6/9 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब आगे अगर हम डिस्कस करें तो इसमें अगर आप देखोगे एज लिमिट, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ग्रेजुएट लेवल वाली में आपका 18 से लेकर और 36 ईयर तक का है, और वो अंडर ग्रेजुएट वाले में 18 से लेकर 33। अलॉन्ग विद दैट आपको जो आप देखोगे रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो तो मिलेगा ही। आप अगर मैं बात करूं ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का मिलता है, जो SC ST में होते हैं 5 ईयर्स का मिलता है, एक्स सर्विस मैन वालों को मिलता है 3 ईयर्स। तो ये आप एक बार देख लेना, इसमें ये सारे एज रिलैक्सेशन मिलते हैं। अब आगे कुछ चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें बात करूं एग्जामिनेशन फ़ी की, जो भी आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आप देखोगे अगर आप जनरल कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 500 फ़ी पे करनी है, और अगर आप SC ST में बिलोंग करते हो या एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 250 पे करनी है। इसमें ध्यान ये रखना, ये नहीं कि आपको 500 के 500 पूरे ले लिए जाएंगे। इसमें आप देखोगे
400 रुपये जो है ना वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 400 शैल बी रिफंडेड। तो यहाँ पे जो आपको देखोगे ना 400 ये क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको, और यहाँ पे जो ये तो इससे हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ आपके 100 रुपये ही लग रहे हैं फॉर्म के फीस। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीमेल की और बाकी जो SC ST हैं इनके लिए 250 रुपये फी है। और वो भी देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, शैल बी रिफंडेड, यानी ये जो 250 रुपये आप दोगे पूरा आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हो तो। ध्यान रखना ये एग्जाम में अपीयर होना नेसेसरी है, तभी आपको ये रिफंड किए जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें कुछ चीज़ें। आगे हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे जो क्रूशियल एस्पेक्ट है इसमें वो है एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप देखोगे इस एग्ज़ाम में ना 3 चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। इसमें अगर आप देखोगे एग्ज़ाम पैटर्न में ना तो मेनली इसमें 2 ही टीयर होते हैं। एक तो पहला CBT 1 जिसे बोलते हैं, CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, राइट, जो एक 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और फिर होगा कंप्यूटर बेस्ड CBT 2, यानी टीयर 2 ऐसे मान सकते हो, टीयर 1 और टीयर 2। आप देखोगे दोनों जो ये एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद से भी देखोगे तो एक और होता है जिसे बोलते हैं CBAT, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको टेस्ट भी बोलते हैं। वो कुछ पोस्ट के लिए होती हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर के लिए होती है और एक और पोस्ट होती है उसके लिए होता है। तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न में ध्यान पे रखना है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं वो पूछे जाने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अब मैथ्स के जो देखोगे क्वेश्चन होंगे आपके होंगे 30 क्वेश्चन होंगे और आपके मार्क्स कितने होंगे 30। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो ये भी मिलेंगे आपके 30 क्वेश्चन और मार्क्स मिलेंगे आपको 30। सेम में अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 40 मार्क्स हैं और आपको 40 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं टोटल, तो 100 मार्क्स के आ रहे हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जो सबसे क्रूशियल चीज़ इसमें ये ध्यान पे रखना है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब कहने का है कि इसका जो फाइनल मेरिट होगा ना उसमें इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना है, इसमें जो आपकी टाइम मिलेगी ना वो 90 मिनट्स का मिलेगा टाइम, राइट, इस पेपर को, यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने मिनट्स मिल रहे हैं, 90 मिनट्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये CBT टेस्ट 2 की, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, तो वो जरूर आप ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट अगर देखें ना एग्जाम पैटर्न की, तो CBT 2 की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें देखोगे तो इसमें भी टाइम जो आपका मिल रहा है वो 90 मिनट ही मिल रहा है और निगेटिव मार्किंग तो 1/3 है ही है। बट अलॉन्ग विद दैट इसमें एक चीज़ देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार बढ़ गए हैं, इसमें 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स के। ध्यान पे रखना यही है डिसाइडिंग फैक्टर। अगर जहाँ भी जो भी पोस्ट है ना उसमें अगर सिर्फ CBT 2 के स्कोर काउंट होते होंगे तो इसी के आधार पे आपके सिलेक्शन होंगे। आप CBT 1 में कितना स्कोर किए हो इससे कोई मैटर नहीं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसी के आधार पे कट ऑफ बनेगी और उसी के आधार पे आपको पोस्ट मिलेंगे। कुछ पोस्ट जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उसमें CBAT टेस्ट होती है, साइको टेस्ट, उसके भी मार्क्स उसमें काउंट होते हैं। वो कौन कौन से पोस्ट होते हैं अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे हम इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ नोटिस करने वाली है, बात ध्यान रखना कि CBT 1 और 2 दोनों में 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और एक चीज़ और एनालाइज करके आप देखो तो मैथ्स जो है हमारा एग्जाम पैटर्न में अगर मैं बात करूँ CBT 1 में तो वहाँ पे मैथ्स 30 क्वेश्चन थे लेकिन यहाँ 35 है, रीजनिंग वहाँ 30 थे यहाँ 35, वहाँ पे जनरल अवेयरनेस 40 था यहाँ पे 50 है। बस यही है डिफरेंस, इसको ध्यान पे रखना आपको। चलो आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। हाँ, जैसे मैं बता रहा था ना, कुछ पोस्ट होती हैं जिनके लिए आपके ये CBAT टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें अगर आप देखोगे इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में साइको टेस्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको देखना है तो इसमें जो मैंने बताया था ना 2 पोस्ट के लिए होती हैं। ये पोस्ट है हमारी, एक ये ट्रैफिक असिस्टेंट वाली पोस्ट और एक दूसरी जो पोस्ट है उसे स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें 5 टेस्ट होते हैं, 20 क्वेश्चन ईच रहते हैं और इसमें मिनिमम मार्क्स आपको लाने होते हैं 42 मार्क्स, राइट, तभी आप क्वालिफाई करोगे। जैसा मैंने शुरू में बताया था ना, जब कट ऑफ बनेगी तो 70% CBT 2 की काउंट होती है मार्क्स और इसमें जो 30% काउंट होती है, उसके आधार पे ओवरऑल मार्क्स बनता है और जितने होते हैं आपके उसके आधार पे आपको पोस्ट मिलती है।
अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, एक चीज़ देखो इसमें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें मैथ्स, यहाँ पे देखो आप मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आती है। इनके थोड़ा सिलेबस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से मैथ्स में टॉपिक पूछे जाने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस में क्या पूछने जाने वाले हैं, और ये रीजनिंग में क्या पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे देखो तो मैथ्स में आपके नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल्स आएंगे, फ्रैक्शंस आएंगे, एलसीएम एचसीएफ आएगा। अब देखो तो सारा ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। आगे देखें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ रहा है आपका, परसेंटेज आ रहा है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये सब पूछे जाने वाले हैं। ये हमारा रहा मैथ्स में जो आपके सिलेबस जो टॉपिक पूछे जाने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो आपके टॉपिक क्या आने वाले हैं, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो तो हिंदी में आप टॉपिक के नाम तो जानते ही होंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये सब आप चीज़ें जानते हैं। हमारी जो क्लासेस मैं लूँगा ना आपकी, जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा आपको, तो वहाँ पे जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको दोनों लैंग्वेज में रहेंगी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो आपको ये नहीं लेना है कि हिंदी मीडियम वाले आप सोचो कि सिर्फ इंग्लिश में चीज़ें बताई जा रही, ये तो बेसिक चैप्टर्स के नाम इतना तो आप जानते ही हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देखो जैसे मैं बताया कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपके पूछे जाते हैं एनालॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये टॉपिक है हमारे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये जो बोर्ड मास लगा के आप यूज करते हो, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये सब आते हैं। सिमिलर रिलेशनशिप हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, ये सब सारे टॉपिक हैं जो आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी टॉपिक है जैसे देखो यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शंस, ये सारे टॉपिक एक बार गो थ्रू हो जाए ना, जो भी आपको कराया जाएगा इसको पूरा डिटेल में वहाँ पे चीज़ें समझाया जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे आपको करना है। लास्ट जो इसमें पूछा जाता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, जितने भी जो आज तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो डिसाइडिंग फैक्टर रहा है वो है जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, ये जो जनरल अवेयरनेस होता है ना, क्या होता है कि जो भी बच्चे थोड़े भी बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं ना, वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं, बट जनरल अवेयरनेस में रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, और जनरल अवेयरनेस का आप देखो वो वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आपको जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना है। अलॉन्ग विद दैट, ये नहीं है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग छोड़ देना, ये तीनों सेक्शन को आपको साथ में लेके चलना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस में, तो ये आपके ये वाला देखो टॉपिक, ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया, ये करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये बेसिकली आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। इस सेक्शन में देखोगे ना, आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के ही होते हैं, तो वो चीज़ें आपको देना। बाकी आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम फाइटर, ये सब टॉपिक तो वही जो आप और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जो टॉपिक्स आते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, वही सब टॉपिक्स हैं जो इसमें आते हैं। राइट, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे देखना सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक हैं, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हैं, वही है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा क्या सिलेबस, मैंने दिखाया आपको, ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने आपको जो बताया था ना कि इसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो चीज़ें कराई जाती हैं, वो आपकी चेक की जाती हैं। जैसे आप देखोगे इसमें, अगर मैं देखूँ पोस्ट में एक टाइपिस्ट पोस्ट होती है, मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये पोस्ट, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे पोस्ट आई है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और दूसरी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों पोस्ट में देखो टाइपिस्ट लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी इसमें। तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे चेक की जाएगी वो आपकी देखो क्या रहेगी, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड रहने वाली है वो इंग्लिश में देखा जाए तो देखो इंग्लिश में यहाँ पे क्लियर लिखा है, यहाँ पे जो इंग्लिश में होगा, यहाँ पे देखो, एक सेकंड रब करता हूँ, यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है ना, या तो आप इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइप की स्पीड होनी चाहिए आपकी, या तो हिंदी में क्या होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। तो ये भी ध्यान रखना, अगर आप उन दोनों फॉर्म के लिए फिल कर रहे हो ना,
तो ये आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। चलो आगे अब देखो, लास्ट जो होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे चेक कराना है। तो ये सारे हो गए हमारे क्या, एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये तो हमारा रहा कि जो भी आरआरबी एनटीपीसी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, उस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किए। बात अब ये है कि आखिर इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये मेन इश्यू है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपकी पक्की है कि एक सीट हो जाएगी। क्या है स्ट्रेटजी, तो देखो ये बेसिकली ये जो मैंने प्लान बनाया, जब मैं तैयारी करता था कैसे मैंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम्स, उसके बेसिस पे मैंने बनाया है। देखो ये 8 आवर्स स्टडी प्लान है। इसमें आपको क्या करना है, मिनिमम आपको 8 घंटे डेली पढ़ने हैं। अब आप लोगों में से कई लोग होंगे जो 2-3 घंटे पढ़ते होंगे, वो ये सोच रहे होंगे 8 घंटे में कैसे पढ़ लूँगा। तो देखो भाई, आप देख रहे हो कि कितना कंपटीशन है। अब इतना कंपटीशन है, अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आप इस एग्ज़ाम के बारे में मत ही सोचो तो बेहतर रहेगा। अगर आप वाकई में चाहते हो कि हाँ निकालूँ, तो आपको 8 आवर्स मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मैं टाइमिंग की बात करूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो डेट होने वाला, एग्ज़ाम जो होने वाला एक्सपेक्टेड जो है वो है आपका फरवरी या मार्च में होने वाला। तो आपके अराउंड 5-4 महीने हैं, करीब 3-4 महीने। और आप सोचो कि इतना कंपटीशन है और आप चाह रहे हो कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2-3 घंटे पढ़ के निकाल लो। देखो यहाँ पे बहुत सारा देख रहे हो, आबादी कितनी है इंडिया की, ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई, तो उसी के हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। तो मिनिमम इसीलिए मैंने 8 घंटे का प्लान, आपका स्टडी प्लान बनाया। अगर आप इस प्लान को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आप देखोगे पक्का है कि आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे। और ये क्या है, तो देखो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि इस एग्ज़ाम में आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो है पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग और तीसरा जनरल अवेयरनेस। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपको 8 आवर्स में 3 आवर्स डिवोट करने हैं मैथ्स के लिए, और आपको 2 आवर्स डिवोट करने हैं रीजनिंग, और 3 to 4 आवर्स डिवोट करने हैं किसको, जनरल अवेयरनेस को, राइट। अब मैथ्स में जो 3 आवर्स डिवोट करने, उसमें करने क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं, एक सेकेंड। देखो तो हमें मैथ्स के लिए मैंने बताया था आपको शुरू में कि 3 घंटे डिवोट करने। अब इस 3 घंटे में करना क्या है, तो देखो अगर आपको मैथ्स में कमांड बनानी है ना, तो देखो इन 4 सेक्शन पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप इन 4 सेक्शन पे फोकस करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मैथ्स में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, 1 डे एग्जाम, आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। वो ये 4 जो सेक्शन है वो है, पहला आपका कैलकुलेशन में फोकस करना है, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा फॉर्मूला और चौथा प्रैक्टिस। इन चारों सेक्शन पे आपको इक्वली फोकस करना है। इक्वली इन द सेंस कहने का मतलब है ये नहीं है कि किसी को इग्नोर करना है। जैसे मैं बात करूं कैलकुलेशन की, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा ना, ये कैलकुलेशन को इग्नोर मारते हैं। इवन बहुत सारे बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको 20 तक का टेबल नहीं याद होता है। आप बताओ, जिस बंदे को 20 तक का टेबल नहीं है तो क्या कैलकुलेशन ही होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कैलकुलेशन की, आपको 20 तक टेबल, कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक क्यूब याद होने चाहिए, तो ये आपको वहाँ पे कैलकुलेशन में मदद करती हैं। तो ये तो करना ही है, आपको याद करना ही है ये सब चीज़ें। अलॉन्ग विद दैट आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन कैसे सिंगल लाइन में कर सको, फास्ट कैसे कर सको, सिंगल लाइन में करो या फास्ट करो, कहने का मतलब है आप सिंगल लाइन में करोगे तो फास्ट ही कर लोगे। तो आप जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे उतना टाइम को बचाओगे। तो पहली बात तो आप ये कैसे होगा, फास्ट कब कर पाओगे, जब डेली आपको प्रैक्टिस करोगे इसकी, तब आप इसको क्या कर पाओगे, फास्ट कर पाओगे। तो आपको करना ये है कि डेली कैलकुलेशन के लिए 20 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है प्रैक्टिस, उसके बारे में मैं जब आपको इस रेलवे एनटीपीसी के लिए आपको मैथ्स के पूरे सिलेबस में कराने वाला हूं, तो वहां मैं बताऊंगा आपको सीक्वेंसली कि पहले आपको ये कैलकुलेशन में करना है, फिर आगे ये करना है, आगे ये करना है, और उस 20 मिनट में क्या करना है उनके बारे में भी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। फिर दूसरा जो आपको काम करना है वो करना है आपको
कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, यानी कंसेप्ट को प्रिपेयर करना। और कंसेप्ट कैसे करोगे? तो कंसेप्ट के लिए देखो, या तो आप कहीं ऑफलाइन पढ़ते हो, कोई जरूरी नहीं आप मेरे से ही पढ़ो, आप कहीं ऑफलाइन पढ़ते हो या आपने ऑनलाइन कोई कोर्स ले रखा है, तो वहाँ से पहले आप एक बार कंसेप्ट क्लियर करो। और कंसेप्ट को क्लियर करते समय एक चीज़ ध्यान जरूर रखना आप कि कंसेप्ट को जब भी पढ़ा जाता है ना, तो उसको दोनों वे से पढ़ो। बच्चे आजकल के क्या होते हैं ना, कंसेप्ट का मतलब ये समझते हैं कि ट्रिक, कि कोई भी क्वेश्चन आए और मैं तुरंत उड़ा दूँ। बिल्कुल सही है, ये सीखना चाहिए, तभी आप कम टाइम में कर पाओगे। लेकिन देखो बच्चों, ट्रिक के साथ साथ आपकी जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के, वो आपको ज़रूर आने चाहिए। क्या होता है ना, कई बार देखोगे जो ट्रिक्स होती है ना, एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होता है कि कई बार वो क्लिक नहीं करता है, वहाँ पे आप ट्रेडिशनली ही जाते हो। तो इसीलिए ना आप उसी टीचर से पढ़ा करो जो सिर्फ आपको ट्रिक ना सिखाए, साथ साथ में आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और जितने भी अप्रोचेज होते हैं वो आपको सिखाता हो। आप YouTube पे देखोगे बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको ट्रिक सिखाते हैं, आप देखते हो खुश हो जाते हो, अरे यार मज़ा आ गया, कितनी जल्दी बता दिया उसने। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है उससे? अगर आप उस ट्रिक से पढ़ते हो ना, तो दिक्कत ये होती है कि आप ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको इग्नोर करते हो, और भी ट्रिक देख लेते हो तो कहते हो यार इसको क्या करने की जरूरत है, तो बहुत ही लंबा मेथड है। लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे वो मोल्ड कर देता है ना एग्जामिनर कि आप ये ट्रिक आपको वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, फिर वहाँ पे बेसिक आपको ट्रेडिशनली ही जाना होता है। चूँकि आपको हैबिट होती है हमेशा ट्रिक ढूंढने की, और वहाँ ट्रिक मिलता नहीं तो आपको ट्रेडिशनल भी नहीं क्लिक करता है वहाँ पे। तो इसीलिए ना आप ऐसे टीचर से पढ़ा करो ना जो आपको ट्रिक भी बताए और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी क्वेश्चंस को कराता है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो मैं एक क्वेश्चन को कराने के कई सारे मेथड बताता हूँ, 2 3 4 मेथड बताता हूँ, और उसमें ये भी बताता हूँ बच्चों को, देखो ये मेथड आया कैसे है। आप YouTube पर वीडियो देखते हो ना बहुत सारे कि शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन कभी कोई किसी को देखो आपने कि कोई ये बताया कि ये ट्रिक जनरेट कहाँ से हुई। मैं जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो जब मैं ट्रेडिशनल मेथड, और वो जो ट्रिक बनती है ना, पता है कहाँ से बनती है? इस ट्रेडिशनल मेथड से ही बनती है। इसी ट्रेडिशनल मेथड को ना मॉडिफाई कर दिया जाता है तो ट्रिक में जनरेट हो जाती है। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो मैं उनको बताता हूँ कि कैसे आप ये जो ट्रिक बनी है उसको कैसे समझोगे, वो कहाँ से आई है, किस ट्रेडिशनल मेथड से आई है, तो उसको मैं चीज़ों को पूरा डिटेल में समझाता हूँ। जब मैं आपको आगे जब ये रेलवे NTPC के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराऊंगा, तो वहाँ पे आप देखोगे जब भी मैं मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा तो कैसे कराता हूँ। एक ही क्वेश्चन को मैं 3-4 मेथड बताता हूँ। देखो पहला मेथड बच्चों ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको ऐसे करना है। सेकंड मेथड है फ्रैक्शन मेथड से कैसे करोगे। थर्ड मेथड है ये 100 मान के कैसे करोगे। तो जितने भी पॉसिबल मेथड होते हैं मैं आपको सारे मेथड बताता हूँ। अब इससे बेनिफिट क्या होता है ना कि कई सारे क्वेश्चंस में आपको देखोगे ना कि एक मेथड बहुत आसानी से लग जाता है, जिसे मान लो फ्रैक्शन मेथड लग गया। कई क्वेश्चन में 100 वाला अप्रोच, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे मेथड, सक्सेसिव मेथड है, बहुत सारे मेथड है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कई बार क्या होता है ना, एक मेथड एक क्वेश्चन के टाइप में लग गया तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन दूसरे टाइप में आसानी से नहीं होता है। तो वहाँ पर अगर आप सारे अप्रोचेज पता रहेंगे ना, तो आप कोई से भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसमें आप आसानी से लगा के और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उनके बारे में मैं जब आपको बताऊंगा तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस ध्यान रखना कि कंसेप्ट की अगर आप कर रहे हो तो उसको मिनिमम 1 आवर डिवोट करो और उसको करो। फिर हमारा आता है एक तीसरा सेगमेंट, वो है फार्मूला। फार्मूले को कम से कम आप डेली 20 मिनट दिया करो। जैसे आप देखते हो ना जो एडवांस मैथ्स वाला सेक्शन होता है, जैसे मैं बात करूँ कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, यहाँ पे ना जो अलजेब्रा होगा इसमें फार्मूले का ही रोल होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है ना तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर ही नहीं पाओगे। जिसको फार्मूला याद रहता है ना, वो उस फार्मूले याद होने की वजह से ना वो एक ट्रिक जनरेट कर लेता है, और जिससे कि क्या कर पाता है, वो आसानी से क्वेश्चन को कर पाता है। इसीलिए ना वो फार्मूले को आपको याद करना है। वैसे मैं अर्थमेटिक में आपको फार्मूले नहीं कराऊंगा। मैं जब कराता हूँ तो देखोगे मैं बहुत सारे टीचर्स तो अर्थमेटिक में भी फार्मूले बताते हैं। मैं तो अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक हैं आपके उसमें कोई भी फार्मूला नहीं बताऊँगा, फार्मूला फ्री कराता हूँ मैं, राइट। मैं अगर आप देखोगे एडवांस मैथ्स में जो फार्मूले हैं वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि कुछ फार्मूले हैं उनको याद करने के लिए, राइट। अब उसमें भी देखोगे ना एडवांस मैथ्स में जो मैं ट्रिक्स बताऊँगा उनको अगर आप यूज़ करोगे तो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी उड़ा दोगे। तो कैसे जनरेट हुआ, अगेन मैंने बोला ना फार्मूले की अगर आप डेली रिवीजन करोगे तो वहाँ से जनरेट हो जाएंगे। चलो ये तो हो गया हमारा फार्मूला। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो होता है प्रैक्टिस। अब आपको क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। ये 20 मिनट नहीं है, 1 आवर 20 मिनट्स की करनी है प्रैक्टिस, राइट।
डेली 1 आवर 20 मिनट्स की प्रैक्टिस करनी। इसमें से 1 घंटा जो है वो आप जो ये कंसेप्ट सीखोगे उसको देना है, और बाकी के जो 20 मिनट हैं उस 20 मिनट में आपको करना ये है कि जो भी पहले के टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो परसेंटेज में उनकी रिवीजन करनी है। और कैसे रिवीजन करना है, तो आपको जैसे मान लो आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, और आप रेशियो पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है, 20 मिनट में इन दोनों टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम लगा लेना है, ताकि आप उस टॉपिक को क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। राइट, तो ये रहा हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी किसकी, मैथ्स की। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो आप देखोगे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इसमें अच्छा स्कोर ना करो। राइट, और आप शुरू में देखोगे ना, जो टायर 1 में 30 क्वेश्चन है और टायर 2 में 35 क्वेश्चन है, आप फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में कैसे करना है, आप देखो मैंने बताया था ना, रीजनिंग में आपको मिनिमम 2 आवर्स डिवोट करने हैं। इस 2 आवर्स में करना क्या है, तो देखो 2 आवर्स में करना ये है कि आपको 2 आवर्स में से 40 मिनट्स देखना है कंसेप्ट को। जैसे आप देखोगे टॉपिक्स जो भी होते हैं उस क्या है कंसेप्ट, उसमें आपको डिवोट करना 40 मिनट। वैसे आप देखोगे रीजनिंग में ना बहुत ही आसान आसान टॉपिक होते हैं, मतलब कुछ टॉपिक तो बहुत ही आसान होते हैं, उनमें कुछ ही टॉपिक हैं 2-3-4 टॉपिक में जिसमें थोड़े टाइम लगते हैं कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। बाकी टॉपिक तो देखोगे 15-20 मिनट के अंदर ही आप समझ जाओगे आसानी से, आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम। तो उसमें ये करना है, कंसेप्ट को समझना है 40 मिनट्स में। बाकी आपके 1 आवर प्रैक्टिस करनी है। राइट, जो भी ये टॉपिक मान लो आपने सीखा कोडिंग डिकोडिंग, तो उसकी प्रैक्टिस करो 1 आवर। और जो भी आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, लास्ट में मैं बताऊंगा, नोट्स मेकिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। ये नोट्स मेकिंग ध्यान पे रखना। मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हो, तो आप नोट्स जरूर बनाया करो। पता है नोट्स क्या होता है, नोट्स का मतलब होता है अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना। जैसे मान लो मैथ्स के कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही थी कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही, ये टफ है, मेरे को क्लिक नहीं करता है, तो उस क्वेश्चन को लिख लो और उसको रिवाइज करते रहो, तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा ना तो क्लिक कर जाएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाएगा। वैसे ही रीजनिंग में मान लो कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आ गया जो नहीं क्लिक कर, तो उसको लिख लो। नेक्स्ट टाइम आपको पता है कि अगर मैं एक बार में किया हूँ तो बाद में भूल जाएगा, क्लिक नहीं करेगा कि कैसे डिकोड किया गया है। तो आप अगर उसे लिख लोगे ना तो आइंदा अब रिवाइज करोगे तो आइंदा वो आएगा ना नेक्स्ट टाइम तो क्लिक हो जाएगा। तो ये आपको करना है क्या कि नोट्स मेकिंग जरूर करनी है। वैसे ही जनरल अवेयरनेस में कोई चीज़ आपको नहीं पता थी, कोई डेट या कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो उसको नोट्स में लिख लो। और नोट्स को जब भी रिवाइज किया जाता है ना तो उसको कंसाइज करते दिया जाता है, मतलब कंसाइज करते जाओ। जैसे आपने नोट्स बनाया, पहले आपको देखो नोट्स बल्कि रहेगा, तो आप उसमें से आप जब रिवाइज करते रहोगे ना तो कुछ चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी, तो उसको हटा दो, नेक्स्ट टाइम उससे और छोटा कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम उससे और छोटा कर दो। तो छोटा करते जाओगे तो कुछ समय बाद देखोगे ना कि आपको एक सब्जेक्ट का नोट्स जो हो जाएगा ना 10 पेज में ही हो जाएगा। और ये क्या होता है बेनिफिट कि जब आप एग्जाम टाइम में जाओगे ना तो रिवीजन में हेल्प करता है। अब 10 पेज रिवीजन करने में कितना समय लगेगा, बहुत कम ही समय में कर लोगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, इसलिए नोट्स मेकिंग आपको जरूर करना है। तो जैसा मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस होना करना और रिवीजन है एज यूजुअल 20 मिनट आपको रिवीजन करने। जैसे मैंने मैथ्स में बताया था ना वैसे सेम वे रीजनिंग में भी आपको रिवाइज करना है। कैसे, तो जो भी पीछे के टॉपिक हो चुके हैं उनके मिनिमम 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन लगाना है आपको। चलो ये तो हमारा हो गया रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन हमारा है ये जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखो जनरल अवेयरनेस में आप देखोगे ना तो जनरल अवेयरनेस में आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक तो हो गया आपका करंट अफेयर का, एक दूसरा जो सेक्शन आता है हमारा वो है हमारा करंट अफेयर का, करंट अफेयर का एक जनरल अवेयरनेस का 2 सेक्शन होते हैं। अब इन दोनों सेक्शन को आपको इक्वली ट्रीट करना ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इसमें। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इसमें देखोगे जनरल अवेयरनेस के ना, अगर मैं मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो 50 क्वेश्चन में से कम 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं आपके करंट अफेयर के, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल नॉलेज के होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज में तो देखोगे जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आप देखोगे जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री आ गया, फिर आपका पॉलिटी आ गया, जनरल साइंस आ गया, राइट, जनरल साइंस आ गया आपका। फिर मैं बात करूं तो इसमें आता है आपका ज्योग्राफी आ गया,
नेक्स्ट वन देखो, इसमें टॉपिक क्या आता है, तो ज्योग्राफी आ गया आपका, राइट। अब इसमें बात करूं मैं जनरल साइंस में, तो देखोगे ये 3 सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं आपके। एक तो हो गया बायोलॉजी, दूसरा हो गया आपका फिजिक्स, और तीसरा हो गया आपका केमिस्ट्री। ये 3 टॉपिक होते हैं जो आपके किसके होते हैं, जनरल साइंस के होते हैं। तो ये जनरल नॉलेज में आपके ये टॉपिक्स होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। या ये ध्यान पे रखना आपको कि जनरल नॉलेज में ना, जब आपको चाहते हो कि मैं जनरल नॉलेज में अच्छा स्कोर करूं, तो इसके लिए आपको ये बुक आती है 2, उसको ध्यान रखना। एक आती है आपकी जनरल साइंस की बुक आती है लूसेंट की, जनरल साइंस की बुक आती है एक, जनरल साइंस लूसेंट की एक बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हो। ये इसके लिए जनरल साइंस के लिए, इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, और ये बहुत ही अच्छी बुक है ये जनरल साइंस के लिए। बाकियों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए लूसेंट की आती है, एक कंबाइंड फॉर्म में आती है, तो उस कंबाइंड फॉर्म वाले को पढ़ सकते हो आप इनके लिए। उसमें भी देखोगे जनरल साइंस दे रखा है, लेकिन जनरल साइंस को बुक अलग से लोगे ना लूसेंट को, उसमें पूरा साइंस ही दे रखा है, उसमें MCQs दे रखे हैं, तो वो बेनिफिशियल होगा। और जो मैं एक बुक बताता हूँ लूसेंट की बुक, उसमें आपके क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट दे रखा है। तो आप ये काम कर सकते हो कि थियोरेटिकल पार्ट सारा कर ले जाओ यहाँ से, और उसके बाद से आप MCQ के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर के जो भी बहुत सारे देखोगे प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नेट पे भी मिल जाएंगे। या तो आप टेक्स्ट बुक जो होती है, ये टेक्स्ट बुक एक वेबसाइट है, ये बहुत सारे आपको देखोगे टेस्ट कंडक्ट करवाती है बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, और भी बहुत सारे रेलवे के लिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट सभी के ये क्या कराता है, टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट ये आपको प्रोवाइड कराता है। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके और वहाँ पे दे सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बस मैं आपकी बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जनरल साइंस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको करना है। करंट अफेयर के लिए क्या करना है, तो देखो करंट अफेयर के लिए आपको करना ये है कि डेली 10 से 15 मिनट डिवोट करना है, ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, ध्यान में रखो। क्योंकि करंट जो हमारा है ना, करंट अफेयर, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये समंदर है, समझ में आ रही बात। तो ये नहीं कि आप दिन भर 1.5 घंटा इसको दे रहे हो, आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट दिया करो डेली, 10 से 15 मिनट इसको डेली दिया करो। आप देखोगे ना इसमें 10 से 15 मिनट में बाद में अगर डेली आप इसको देते हो तो कुछ, और मंथली करंट अफेयर एक आता है, उसको आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट देखा करो और मंथली रिवाइज करो। और एक चीज़ जो क्रूशियल ये है कि इसको ना मॉक टेस्ट जरूर दिया करो, मॉक टेस्ट से ही चीज़ें इंप्रूव हो पाएंगी। मॉक टेस्ट बहुत ही क्रूशियल है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि मॉक टेस्ट के बारे में कैसे कैसे उन चीज़ों को करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 सब्जेक्ट्स बताए आपके, उन तीनों सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि कैसे इनको करना है आपको, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, कुछ इनके सिवाय मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। देखो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया ना 3 सब्जेक्ट पे आपकी कॉमन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में टाइम कम मिलता है आपको। जैसे 90 मिनट्स है 100 क्वेश्चन करने प्री में, मेंस में 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन करने, तो टाइम कम मिलता है, क्वेश्चन हमें ज़्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसीलिए ना आपको स्पीड का खासा ध्यान रखना है। और स्पीड मतलब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो टाइम अगर आपको मैनेज करना है ना, तो टाइम मैनेज आप जब ही कर पाओगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे। इन स्ट्रेटजी को, इन सारे सब्जेक्ट्स को आप नॉलेज पूरा ले लोगे, और अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, तो आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम टाइम में। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ पे देखते हो बच्चों को आती हुई चीज़ें भी भूल जाती हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट की पहले से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, तो आप उस समय जाके ना नर्वस हो जाओगे, और आपको टाइम मैनेज भी नहीं आएगा कि किसको कितना टाइम देना है, कैसे फंसना है, तो स्किप कैसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएंगी वो। और जो मॉक टेस्ट देना ही, अब ये लोग, कई लोग बोलेंगे ठीक है मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा, ठीक है मेरा हो जाएगा। देखो मॉक टेस्ट देना, लेकिन राइट तरीके से देना इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट में राइट तरीका क्या होता है कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना, ये सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। जैसे मान लो मैंने एक मॉक टेस्ट दिया 1 वीक में, उस मॉक को मैंने क्या किया, 1 वीक में जो भी दे रहा हूँ सैटरडे संडे को किसी दिन रख लो और उसको दो, और देखो उसमें से कि मैंने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए।
और ध्यान ये रखना कि जो भी क्वेश्चन सही और गलत हुए और जो नहीं आया उसकी तो एनालिसिस कर रहे हो, उसको विधिवत वे में करना है कि मैंने इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगाया, क्या मुझे इस क्वेश्चन का कंसेप्ट पता था, क्या मैंने इसे तुक्के में तो नहीं मारा, अगर तुक्के में मारा तो उसको फिर से पढ़ो उसे कि अच्छा ये तो मैं तुक्के में मार देती तो ऐसे ही गलत था, तो उसको पढ़ो, आप टॉपिक को देखो ये कौन सा टॉपिक था जहाँ पे आप रह गए थे, तो उनको प्रॉपर एनालिसिस करके और फिर उसको चीज़ों को करना, तभी आप बेहतर वे में कर पाओगे, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया इसको तो आप जो भी आपकी डिजायर्ड पोस्ट है और आसानी से अचीव कर लोगे, ठीक है। इसके सिवाय हम लोग क्या आप लोगों को हेल्प करेंगे उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हम लोग यहाँ पे ना स्टार्ट करने वाले हैं आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये रीजनिंग और मैथ्स। तो मैथ्स की क्लासेस आपको इसी चैनल पे चलेंगी। इसमें मैं अभी स्टार्टिंग में तो रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा, कुछ समय के बाद से हम लोग लाइव क्लासेस भी यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपको मैं वीडियो जहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा ना, उसको मैं कंप्लीटली मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स स्टार्टिंग से। जितने भी टॉपिक हैं सभी मैं क्या करूँगा, एक टॉपिक उठाऊँगा और उस टॉपिक में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में, वो तो कराऊंगा, लेकिन कंसेप्ट के साथ। जैसे कि मान लीजिए मैंने परसेंटेज उठाया, उसमें जितने भी कंसेप्ट हैं उस कंसेप्ट को बताया और साथ साथ में उस कंसेप्ट के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो भी साथ साथ में बताते चलूँगा। इससे क्या होगा ना कि आपकी कंसेप्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगा लो। और देखो एक चीज़, कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो ना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको पता नहीं लगेगा कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेवल रहने वाला है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल होता है। ये चीज़ें करने वाले, और आप जो भी हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे ना, उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो और उसको देखो। आप देखोगे आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में या कोई और भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जो मैथ्स के टॉपिक होते हैं, कुछ मैथ्स के टॉपिक हैं जो एसएससी में हैं जो इसमें नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो सेम ही है। तो जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो इसको ज़रूर भरें, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी है, आपको आराम से हो जाएगा इसमें। और जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनमें आप देखोगे ना, इसमें रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। और जो भी हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड के बच्चे हैं जहाँ पे इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो इस फॉर्म को फिल करें, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज़ और, जो बच्चे कुछ बच्चे हैं जिनकी एज जो ज़्यादा हो गई थी, उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब देखो 36 ईयर्स तक आप दे सकते हो, तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप बेनिफिट उठाओ। अगर आपने इसको सही वे में, राइट डायरेक्शन में अगर आपने काम किया ना, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाओगे। बाकी अगर आपको हमसे कोई भी नीड चाहिए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि हमें इस सेक्शन में दिक्कत हो रही है, रीजनिंग में या जनरल अवेयरनेस में, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी जो भी चीज़ें हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।